भारत में चुनाव निष्पक्ष कैसे होते हैं और इस पूरी की पूरी इतनी विशाल प्रक्रिया को आखिर कराता कौन है। जब भी देश में चुनावी माहौल बनता है ना, तो हर तरफ एक ही संस्था का नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी संस्था की पूरी कार्यप्रणाली को बहुत ही गहराई से लेकिन आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सत्ता का हस्तांतरण इतनी शांति से कैसे हो जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब किसी एक नेता या सरकार के पास नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से आजाद और स्वायत्त संस्था के पास है, जिसे हम ईसीआई कहते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे चुनाव आयोग के बेसिक परिचय से, फिर देखेंगे इसका इतिहास, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, इसकी कानूनी स्वायत्तता क्या है, और अंत में चर्चा करेंगे इसकी सीमाओं और हाल ही में हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों पर। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, चुनाव आयोग का परिचय और इसके संवैधानिक आधार की स्थापना। देखिए, हमारा संविधान बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को एक स्थायी और एकदम स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये संसद के किसी कानून से बना कोई आम सरकारी विभाग नहीं है। इसे अपनी ताकत सीधे हमारे संविधान से मिलती है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के देश में एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। अब यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय चुनाव आयोग का दायरा बहुत बड़ा है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। लेकिन जो हमारे लोकल पंचायत या नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं ना, वो ये आयोग नहीं कराता। उनके लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग बनाए गए थे, वो भी काफी बाद में 1992 में। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, इसका ऐतिहासिक विकास। आखिर समय के साथ चुनाव आयोग के स्ट्रक्चर में क्या-क्या बदलाव आए? ये हिस्सा वाकई काफी दिलचस्प है। 1950 से लेकर 1989 तक चुनाव आयोग सिर्फ एक सदस्यीय संस्था थी, मतलब सारा काम एक ही चुनाव आयुक्त देखते थे। लेकिन फिर 1989 में वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। अब अचानक से देश में करोड़ों नए वोटर्स जुड़ गए। काम का प्रेशर इतना बड़ा कि इसे पहली बार एक बहुसदस्यीय निकाय यानी मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। हालांकि 1990 में ये फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बनी, लेकिन 1993 से इसे स्थायी तौर पर एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो आज के समय में इस आयोग में कुल 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी होती है। पद के आगे मुख्य या चीफ शब्द लगा देखकर लगता है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर या वीटो पावर होगी, राइट? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों के पास फैसला लेने की एकदम समान शक्ति है। अगर कभी किसी बात पर मतभेद होता है तो फैसला मेजॉरिटी यानी बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियां क्या हैं, ये काम कैसे करता है। इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट बहुत लंबी और व्यापक है। चुनाव की तारीखों का पूरा शेड्यूल अनाउंस करने से लेकर नामांकन, चुनाव प्रचार का समय तय करना, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के जरिए सुरक्षित मतदान कराना और अंत में वोटों की गिनती करके रिजल्ट घोषित करना, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इन्हीं के हाथ में है। इसके अलावा चुनाव की तारीख घोषित होते ही जो आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है ना, उसे सख्ती से लागू कराना भी इन्हीं का काम है। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह बांटना और 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों की वोटर लिस्ट तैयार कराना, ये सब ईसीआई की ही जिम्मेदारी है। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जो थोड़ा लीगल जरूर है, लेकिन आयोग की असली ताकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी स्वायत्तता और अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट की एक परिभाषा दी गई है। तो यहाँ एक बड़ा ही पेचीदा कानूनी सवाल खड़ा होता है, क्या चुनाव आयोग इस स्टेट की परिभाषा के अंदर आता है? ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल सवाल नहीं है, बल्कि इससे ये तय होता है कि आयोग की जवाबदेही कितनी है। इस सवाल का एकदम क्लियर कट जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के ऐतिहासिक एसी जोस मामले में दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग जनता से जुड़े सार्वजनिक काम करता है और इसे अपनी ताकत किसी आम कानून से नहीं बल्कि सीधे संविधान से मिलती है, इसलिए ये 100% अनुच्छेद 12 के दायरे में एक राज्य माना जाएगा।
और इस बात को 1978 के मोहिंदर सिंह गिल केस ने और भी पुख्ता कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पूर्ण शक्तियां यानी प्लेनरी पावर्स हैं। कोई भी इनके काम में दखल नहीं दे सकता। अब सोचिए, जिसके पास इतनी अपार शक्ति हो उसे राजनीतिक दबाव से बचाना कितना जरूरी है। इसीलिए संविधान में तगड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना लगभग नामुमकिन सा है। उन्हें हटाने के लिए संसद में वही लंबी और जटिल महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। और तो और, एक बार जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इनकी सैलरी या सेवा शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे इनका नुकसान हो। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे सिस्टम की कुछ कमियों और हाल ही में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। सच कहें तो इतनी मजबूत ढांचे के बावजूद सिस्टम में कुछ हैरान कर देने वाली कमियां भी हैं। क्या आपको पता है कि संविधान में चुनाव आयुक्त बनने के लिए कोई खास शैक्षिक या कानूनी योग्यता लिखी ही नहीं है और न ही उनका कार्यकाल साफ तौर पर फिक्स किया गया है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि रिटायरमेंट के बाद इन अधिकारियों के किसी दूसरी सरकारी पोस्ट पर जाने पर कोई रोक नहीं है, जिससे भविष्य में हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और ऐसी कड़ी में 2023 में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने काफी चर्चा बटोरी। 2023 में पास हुए एक नए कानून ने आयुक्तों का पूरा स्टेटस ही बदल कर रख दिया। 2023 से पहले उनका वेतन और उनका दर्जा एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बिल्कुल बराबर हुआ करता था, लेकिन अब इस नए कानून के बाद वो दर्जा घटाकर एक कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। ये जो इतना बड़ा विधायी बदलाव हुआ, ये कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, अनूप बरनवाल केस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस दी थीं, जिसके जवाब में सरकार को ये नया कानून लेकर आना पड़ा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम बस इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र की रीढ़ है निष्पक्ष चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ईसीआई की है। लेकिन आज हमने सिस्टम की जो सीमाएं और हालिया बदलाव देखे हैं, वो एक बड़ा सोचने वाला सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। इतनी विशाल राजनीतिक व्यवस्था और नए कानूनों के बीच क्या ये संस्था अपनी स्वतंत्रता और ताकत को आगे भी वैसे ही कायम रख पाएगी? इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।